हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले कंपाइलर डिज़ाइन को। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कोड ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट किया था, तो इसी को एक बार रिवाइज करते हैं और कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर को। सो कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, कोड इंडिपेंडेंट पार्ट और कोड डिपेंडेंट पार्ट, सॉरी मशीन इंडिपेंडेंट और मशीन डिपेंडेंट पार्ट। सो मशीन इंडिपेंडेंट क्या होता है, लूप ऑप्टिमाइजेशन होता है, कांस्टेंट फोल्डिंग होता है, कांस्टेंट प्रोपगेशन और रिडंडेंसी एलिमिनेशन हो गया और स्टैंड रिडक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या, जो रजिस्टर अगर आते हैं मशीन डिपेंडेंट में, तो रजिस्टर एलोकेशन होगा, यूज ऑफ एड्रेसिंग मोड हो गया। तो ये दो टॉपिक जो है वो सीओ के पार्ट होते हैं, तो हम लोग इसको सीओ में पढ़ेंगे। और थर्ड नंबर में क्या होता है, पिजन होल प्रिंसिपल होता है। इसके अंदर क्या होता है, रिडंडेंट लोड एंड स्टोर हो गया, फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन, स्ट्रेंथ रिडक्शन एंड यूज ऑफ मशीन। ये क्या था, हम लोग का पूरा सिलेबस था कोड ऑप्टिमाइजेशन टॉपिक का। ठीक है, सो अब इसके अंदर क्या आता है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लूप ऑप्टिमाइजेशन। तो लूप ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहला टॉपिक क्या आता है, लूप मोशन। सो लूप मोशन क्या होता है, इसमें हम लोग को लूप को फाइंड करना होगा। तो लूप को फाइंड करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग को ऑप्टिमाइजेशन करना है, तो हम लोग क्या लूप को फाइंड करना है। लूप को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, सी एफ ए मतलब कंट्रोल फ्लो ग्राफ। सो कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाएंगे, जिससे हम लोग वो अब बनाएंगे कैसे, कंट्रोल फ्लो यूजिंग ऑफ पी एफ जी क्या होता है, प्रोग्राम फ्लो ग्राफ। सो कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाने के लिए प्रोग्राम फ्लो ग्राफ की जरूरत होती है। तो प्रोग्राम फ्लो ग्राफ बनाएंगे। अब उसको प्रोग्राम फ्लो ग्राफ को कैसे बनाएंगे, बेसिक ब्लॉक का यूज करके। अब बेसिक ब्लॉक क्या होता है, वो लीडर के थ्रू बनता है। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले क्या होगा, लीडर को आइडेंटिफाई करना होगा, और लीडर को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या होगा, हम लोग लीडर के थ्रू बेसिक ब्लॉक बनाएंगे। बेसिक ब्लॉक्स का हम लोग क्या, एक ग्राफ बनाएंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे प्रोग्राम या कंट्रोल फ्लो ग्राफ। और उससे क्या होगा, हम लूप को फाइंड कर लेंगे, और जिसकी हेल्प से हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल कैसे देखा था, सीधा आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि बाकी तो थ्योरी वगैरह लिखी हुई है। हाँ, तो जैसे यहाँ पे क्या है, कुछ किसी भी प्रोग्राम का पहला स्टेटमेंट क्या होता है, वो लीडर होता है हमेशा। तो जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लीडर है, उसके बाद जो जहाँ पे गो टू स्टेटमेंट जहाँ पे पॉइंट आउट करता है, जैसे यहाँ गो टू 9 है, सो 9 नंबर लीडर हो जाएगा। अब 9 नंबर पे क्या है, गो टू फंक्शन कॉलिंग है, तो यहाँ से क्या रिटर्न कॉल हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब गो टू फंक्शन के जो नेक्स्ट वाला पार्ट होता है, वो भी क्या होता है, लीडर होता है, तो यहाँ फोर्थ नंबर भी लीडर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे आते हैं 8 नंबर में क्या है, गो टू 3, तो 3 नंबर भी लीडर हो जाएगा। तो ऐसे 1 2 3 4 4 लीडर हो गए, तो 4 लीडर मतलब 4 बेसिक ब्लॉक बन जाएगा। सो इस तरह पहले लीडर से लेके लास्ट सेकेंड लीडर तक का एक बेसिक ब्लॉक है, बस सेकेंड लीडर को इंक्लूड नहीं करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे इसी तरह के B1 B2 B3 B4 ऐसे 4 हम लोग क्या बन गया, बेसिक ब्लॉक बन गया। अब बेसिक ब्लॉक को हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मेट बना देते हैं। अगर उसमें लूप होता है तो हम लोग बोलते हैं साइकिल है, लूप नहीं है तो हम लोग बोलेंगे साइकिल नहीं है। सॉरी, साइकिल है तो लूप है, साइकिल नहीं तो लूप नहीं है। ठीक है, इस तरह हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे, ये सब उसी के ऊपर थे। और इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे कभी कभी हम लोग पूछ लेगा नंबर ऑफ नोड कितने हैं, नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, और नंबर ऑफ लीडर कितने इतने। सो नंबर ऑफ लीडर क्या होता है, नंबर ऑफ नोड के बराबर ही होते हैं। ठीक है, और फ्लो ग्राफ बना के लोग बना। तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है लूप ऑप्टिमाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं। लूप ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो मल्टीपल टॉपिक थे, तो उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक कौन सा आता है, वो मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ। सबसे पहला टॉपिक आता है इसके अंदर, लूप इन वेरिएंट कोड मोशन। लूप इनवेरिएंट कोड मोशन, ये हो गया। और इसमें क्या है, इसके बारे में क्या करते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं। इट इज एन फ्रीक्वेंसी रिडक्शन। ठीक है, इट इज एन फ्रीक्वेंसी रिडक्शन मूव, इधर लिखता हूँ, कंप्यूटेशन, TION। ठीक है, कंप्यूटेशन दैट प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट ऑन
एवरी आइट्रेशन आउटसाइड द लूप। ठीक है, यानी कि कोड का कोई ऐसा पार्ट है जो फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर उसको हम लोग कोड के बाहर मूव कर देते हैं, और जिससे क्या होता है, जो हम लोग का रिजल्ट होता है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो गोल क्या, सेम रिजल्ट होना चाहिए। अगर किसी कोड के पार्ट को लूप के बाहर लिखने से रिजल्ट में कोई फर्क नहीं हो रहा, तो हम लोग उस पार्ट को लूप के बाहर लिख देंगे। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, फॉर है आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन है, आई प्लस प्लस है। ठीक है, ऐसा कुछ दिया गया, और लूप के अंदर क्या लिखा गया, एक्स इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी लिखा गया है। ठीक है, और ए ऑफ आई जो है वो है एक्स प्लस आई है। ठीक है, अब इसको क्या है, हम लोग ऑप्टिमाइज कर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर देखें, सो ये वाला पार्ट जो है, ये जो इतना पार्ट है, ये क्या हो रहा है, बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, बट एक्स की ए एन टू बी जो वैल्यू है वो क्या है, लूप पे डिपेंडेंट नहीं है, लूप से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यानी कि अगर इस कोड के पार्ट को हम लोग ऐसे ऊपर लिख देंगे तब भी कोई चेंजेस नहीं आएगा ना। तो वही चीज़ है, तो एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, ए एस टी बी को हम लोग ऊपर लिख देंगे फॉर लूप के बाहर। तो सबसे पहले क्या है, एक्स इक्वल टू ए एस टी बी को हम एग्जीक्यूट कर लेंगे, जिससे हम एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही लूप में। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन हो जाएगा, आई प्लस प्लस, ये हो गया। और यहाँ से क्या होगा, अरे ऑफ आई इक्वल टू एक्स प्लस आई, और यहाँ से क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया हम लोग को लूप मोशन में पहला टॉपिक था जो हम लोग पढ़े थे, कोड मोशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग का अगला टॉपिक क्या है, उसकी मैं हेडिंग डाल देता हूँ, जिससे हम लोग बोलेंगे लूप अनरोलिंग। तो नाम से थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, थोड़ा सा मैं डिटेल लिख देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो लूप अनरोलिंग में क्या होता है, रिपीट द लूप, लूप बॉडी मल्टीपल टाइम टू रिड्यूस लूप कंट्रोल, रिड्यूस लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एंड इनेबल मूव क्या था, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इनेबल मोर पैरालाइजेशन। ठीक है, यानी कि क्या है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल लेके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल सेम कोड लिखते हैं, फॉर आई इक्वल टू 0 है, आई लेस देन 4 है, और आई प्लस प्लस है दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, लूप की जगह क्या है, जो कोड है लूप के अंदर उसको ही हमें 4 बार लिख देंगे। ठीक है, तो 4 टाइम्स लूप चल रहा है ना, सो उसी को हम लोग बार बार 4 टाइम जो लिख रहा है 4 वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, 4 वैल्यू। तो इसको क्या करेंगे, फॉर लूप को इसमें रिमूव कर देंगे, लूप अनरोलिंग है। ठीक है, इन लूप को ही हटा देंगे। तो इससे क्या होगा, ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाए, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 रहेगी, तो बी ऑफ 0 प्लस 1 हो जाएगा। अब ए ऑफ 1 इक्वल टू क्या होगा, बी ऑफ 1 हो जाएगा, अब प्लस 1 हो जाएगा। ए ऑफ 2 इक्वल टू क्या है, बी बी ऑफ 2 हो गया, और ये 1 हो गया। अब ए ऑफ 3, ठीक है, वो क्या होगा, बी ऑफ 3 प्लस 1, 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ए ऑफ 4 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लेस देन 4 इक्वल 4 नहीं है। सो ये हो गया हम लोग का लूप अनरोलिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और हम लोग आप पढ़ेंगे क्या, लूप फ्यूजन। लूप फ्यूजन
सो लूप फ्यूजन के बारे में क्या लिख सकते हैं वो मैं लिखता हूँ। सो कंबाइन, वही है फ्यूज करना, मतलब क्या होता है, मल्टीपल लूप्स होंगे उनको कंबाइन कर सकते हैं तो कंबाइन कर देंगे। कंबाइंस मल्टीपल लूप्स दैट आइटरेट ओवर द सेम range over the same range into a single लूप। ठीक है, यानी क्या होगा, मल्टीपल लूप हैं जिनके रेंज वगैरह सेम है तो सिंगल लूप कर देंगे। इससे क्या होगा, लूप टू रिड्यूस ओवरहेड एंड इम्प्रूव डेटा इफिशिएंसी या डेटा लोकेलिटी। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे फॉर लूप है, i इक्वल टू 0 है, i लेस देन n है, i प्लस प्लस है, और यहाँ पे क्या है ब्रैकेट के अंदर a ऑफ i इक्वल टू b ऑफ i प्लस 1 है। ठीक है, ये है। और एक और फॉर लूप है इसी कोड में जो कि i के ऊपर ही है, i इक्वल टू 0, i लेस देन n है, और यहाँ से i प्लस प्लस हो गया। ये क्यों लग रहा है, i ले गया, हाँ ठीक है। और यहाँ पे क्या है, c ऑफ i इक्वल टू b ऑफ, या फिर मैं इसको d लिख देता हूँ, d ऑफ i माइनस 1 हो गया। ठीक है, इस बार ये लेते हैं। अब इन दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और ऑप्टिमाइज करके हम लोग क्या लिख देंगे, एक ही लूप में कन्वर्ट कर देंगे इसे। सो जो नया आंसर आएगा क्या आ जाएगा, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n हो जाएगा, i प्लस प्लस हो गया, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, एरे ऑफ i इक्वल टू b ऑफ i प्लस 1 हो जाएगा, c ऑफ i इक्वल टू d ऑफ i माइनस 1 हो गया, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो वही चीज़ है, हम लोग क्या करते हैं, इसमें मल्टीपल लूप्स होंगे और जिनकी रेंज वगैरह सेम होगी तो उसी को क्या है कंबाइन कर देंगे और सिंगल लूप में कर देंगे, जिससे क्या वह रिड्यूस ओवर हेड हो जाएगा, इम्प्रूव डेटा क्वालिटी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो डेटा जो है दो बार एग्जीक्यूट हो रहा था, जो ये वाला डेटा और ये वाला डेटा दोनों एक जगह लोकली आ जाएगा। तो वही चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, लूप फ्यूजन। तो लूप फ्यूजन तो लोग पढ़े हैं, हाँ ठीक है, उसके आगे पढ़ना नहीं है। सो अब हम लोग अगले हेडिंग डालते हैं, लूप फ्यूजन, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें उल्टा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ठीक है, ये अपोजिट किसका होता है, लूप फ्यूजन का। लूप फ्यूजन में क्या कर रहे थे, दो कोड को मर्ज कर, दो लूप को मर्ज कर सिंगल में, और कभी कभी क्या हम लोग को दो अलग अलग ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए ये वाला ये कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब कभी क्या होगा, दो अलग अलग लूप दिए होंगे, उनको मर्ज करके सिंगल लूप में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, और कभी क्या है, सिंगल लूप होगा उसको दो लूप में स्प्लिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसमें क्या करेंगे, स्प्लिट अ लूप इनटू टू और मोर लूप टू improve
और कैश बिहेवियर। ठीक है, ये दो कोड को मल्टीपल हम लोग एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फॉर लूप को क्या कर देंगे, दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन है, और आई प्लस प्लस है। ठीक है, और इसी के अंदर जो हमने कोड दिया था पिछली बार जो लिया था वो एग्जाम्पल है, आई बी ऑफ आई हो जाएगा प्लस 1 हो गया, और सी ऑफ आई इक्वल टू डी ऑफ आई माइनस 1, ये कोड था। अब इस कोड को हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, और यहाँ से क्या आ जाएगा, पहला फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और फॉर लूप के अंदर क्या हो जाएगा, ए ऑफ आई इक्वल टू बी ऑफ आई प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे दूसरा फॉर लूप क्या है, यही सेम कंडीशन तो सेम ही रहेगी यहाँ पे, और आई लेस देन एन हो गया, और आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो गया, और यहाँ से सी ऑफ आई इक्वल टू डी ऑफ आई माइनस 1, सॉरी माइनस है ना, हाँ ये माइनस आई नहीं माइनस 1 होगा, हाँ, और यहाँ से क्लोज हो जाएगा। तो ये हो गया। तो इसके बाद जो अगला आता है वो क्या है, स्ट्रेंथ रिडक्शन। स्ट्रेंथ रिडक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या हम लोग कॉस्टली ऑपरेशन जो होता है वो हम लोग चीपर ऑपरेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कॉस्टली ऑपरेशन लाइक मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या है, कॉस्टली ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई की जगह क्या हम लोग एडिशन वगैरह कर सकते हैं। एडिशन हो गया, लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट जो होता है उसको कर सकते हैं। सो एडिशन विथ क्या क्या बोला था, रिप्लेस कॉस्टली ऑपरेशन विथ चीपर वन, पर वंस लाइक। अब मल्टीप्लिकेशन को क्या कर सकते हैं, एडिशन के साथ कर सकते हैं, ऐड हो गया, या लेफ्ट शिफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब एग्जांपल जैसे इसका देख लेते हैं। सो वो क्या हो जाएगा, तो एग्जांपल की हम लोग बात करें, x इक्वल टू आई इंटू 4 करना है। इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू आई लेफ्ट शिफ्ट 2 हो जाएगा, दो बार लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। सो वो क्या हो जाएगा, सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सो ये क्या है, इधर वाला जो है ये कॉस्टली है, और ये क्या है, चीपर ऑपरेशन है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है, सीपीयू प्रोसेसिंग ज़्यादा लगती है, और टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग होता है। चीपर ऑपरेशन इजी होता है। ठीक है, तो इसके लिए इंटरनल टेम्परेरी मेमोरी की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अब इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ते हैं, वो क्या है, यहीं पे काम करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, जो कि है लूप इंटरचेंज। लूप इंटरचेंज, तो इसमें क्या होता है, ऐसे नाम से समझ आ रहा है इसमें क्या होगा, फिर मैं लिख देता हूँ, स्वैप दी नेस्टेड लूप टू improve data access pattern and cache performance। ठीक है, तो यानी क्या होगा, इसका एग्जांपल एक एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो अब इसका क्या, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे आएगा, तो एक काम करते हैं, नए पेज से लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्या इसमें कोड दिया गया, नेस्टेड लूप है फॉर, ये वाला जो पार्ट है लूप इंटरचेंज वाला, वो नेस्टेड में ही लगता है। फॉर आई इक्वल टू 0,
आई लेस देन एन है, सेमी कॉलन आई प्लस प्लस है, और फॉर के अंदर ही क्या है, यहाँ पे एक दूसरा फॉर लूप है जो कि जे का चल रहा है, ठीक है। तो जे इक्वल टू 0, जे क्या है, लेस देन एन है, जे प्लस प्लस है, और जे के अंदर क्या हो रहा है, एरे ऑफ जे इंटू आई वो 0 है, ठीक है। ऐसा कुछ लूप लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अगर हम लोग बात करें सीपीयू के लिए क्या इजी क्या रहता है प्रोसेस करना, अगर इसे जो ये पहला वेरिएबल है वो पहले लूप के लिए होना चाहिए, दूसरा वेरिएबल क्या है दूसरा लूप के लिए होना चाहिए। तो हम क्या करें, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, इससे क्या होगा, ईजी हो जाएगा, मेमोरी का ट्रांसफ़र कम करना पड़ेगा। सो यहाँ से फॉर आई इक्वल टू 0, या इसका काम करते हैं, और पहले लूप क्या है जे के लिए चला देते हैं, और जे इक्वल टू 0, या तो इसको रिप्लेस कर दे या जे का, तो लूप को चेंज करना है हम लोग को, क्योंकि हमें लूप के लिए पड़ा है, लूप इंटरचेंज, तो लूप की कंडीशन को चेंज करना है। आई से जे इज लेस देन एन हो जाएगा, और इस बार जे प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये जे के लिए लूप हो गया। और एक मिनट, हाँ, तो ये जे के लिए लूप हो गया। अब आते हैं फॉर सिम आई के लिए हो जाएगा, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन हो जाएगा, और यहाँ से ये ब्रैकेट बंद है, और यहाँ से आई प्लस प्लस हो जाएगा, ये हो गया। अब इसके अंदर जो लूप कंडीशन होगी वो ए हो गया, इसको मैं यहाँ से एरो हटा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आई और जी वाला, जो फर्स्ट वाला फर्स्ट के लिए होना, सेकंड वाला सेकंड के लिए होना चाहिए, तो इन दोनों लूप की जो कंडीशन है उसको स्वैप कर देंगे, तो हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने एक बार चेंज कर दिया है, दो बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ से क्या होता है, हम लोग का मशीन इंडिपेंडेंट का मेनली पार्ट ख़त्म होता है, या थोड़ा सा और बच्चा उसको देख लेते हैं। तो अगर हम मशीन इंडिपेंडेंट की बात करें यहाँ पे, तो देख लेते हैं फिर से, मशीन इंडिपेंडेंट, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन, मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, तो पहला क्या हम लोगों ने देखा था, कांस्टेंट फोल्डिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले हम लोग का हेडिंग है, ये येलो से डालते हैं हर बार की तरह। तो पहला क्या है, कांस्टेंट फोल्डिंग है, ठीक है, कांस्टेंट फोल्डिंग, ठीक है। तो कांस्टेंट फोल्डिंग में क्या होता है, इंट क्या है, ए इक्वल टू 10, ए इक्वल टू 10 एस्टिक 5 हो गया, इंट बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, और इंट सी इक्वल टू, थोड़ा सा सही लिखते हैं, इंट सी इक्वल टू 3 प्लस 7 एस्ट्रिक 2 हो गया, ठीक है। तो अब इसको अगर ऑप्टिमाइज़ करने के बाद क्या हो जाएगा, ये वाला जो कोड का पोर्शन है वो ऑप्टिमाइज़ होने के बाद हो जाएगा, इंट ए इक्वल टू 50, इंट बी इक्वल टू 50, और इंट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 7 होगा प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ 17 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ऐसे सेमीकोलन लगा दो, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है इसमें, कांस्टेंट प्रोपोगेशन, कांस्टेंट प्रोपोगेशन, तो भाई इसमें कांस्टेंट को क्या मूव कर देंगे, तो एग्जांपल समझते हैं इसको भी। तो यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं, इंट x इक्वल टू 5 है, इंट y इक्वल टू x प्लस 5 है, इंट z इक्वल टू y एस्ट्रिक z है, या फिर क्या करेंगे, y एस्ट्रिक z नहीं, y एस्ट्रिक 2 कर देते हैं, हाँ y एस्ट्रिक 2, ठीक है। तो ये कोड है, और इसको क्या है, इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। कांस्टेंट प्रोपोगेशन वाले में क्या होगा, यहाँ जो x की वैल्यू 5 हो यहाँ पे प्लेस हो जाएगी, तो इंट
x इक्वल टू 5 तो ऐसे ही रहेगा। अब जो y में क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी, तो y में मतलब y में x की जगह, y वाले एक्सप्रेशन में, तो y में x की जगह 5 डालेंगे तो टोटल 10 हो जाएगा, जैसे 10 हो गया। और इंट z इक्वल टू 10 इंटू 2 तो 20 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ऑलराइट, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। 2 हो गया, उसका थर्ड नंबर देखते हैं। सो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एलिमिनेशन ऑफ कॉमन सब एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से थर्ड नंबर है एलिमिनेशन ऑफ कॉमन सब एक्सप्रेशन। ठीक है, तो कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन मतलब क्या होगा, कोई कॉमन एक्सप्रेशन होगा, उसको वैल्यू को क्या है एक ही बार लिखेंगे और उसकी प्लेस कर देंगे। तो एग्जांपल देखते समझ आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर देखें इंट, यहाँ पे हम लेट से डी इक्वल टू एक्स प्लस वाई है इंटू 2 हो रहा है, और यहाँ पे इंट बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई है और यहाँ का मल्टीप्लिकेशन 3 से हो रहा है। तो अब इसको क्या होगा, जो यहाँ पे एक्स प्लस वाई 2 बार हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको अगर हम लोग क्या बोलते हैं ऑप्टिमाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू लेट्स से कोई टेम्परेरी वेरिएबल हमने बना लिया या इंटीजर टाइप से लिखते हैं, इंट टी इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, और जहाँ जहाँ एक्स प्लस वाई तो वहाँ टी रख देंगे, तो इंट डी इक्वल टू टी एस्टिक 2 हो जाएगा, और इंट बी इक्वल टू टी एस्टिक 3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है डेड कोड एलिमिनेशन, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ। ठीक है, तो फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर पे आता है डेड कोड एलिमिनेशन। ठीक है, डेड कोड एलिमिनेशन में क्या होगा, जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है ऐसा कोड जिसका कोई यूज़ नहीं है उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। सो अगर यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 10 है और इंट बी इक्वल टू 20 है और यहाँ ए इक्वल टू 30 है और इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग डेट कोड एलिमिनेशन के पार्ट को ही फोकस कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है, कॉमन से एक्सप्रेशन वाले या स्टैंडर्ड रिडक्शन टाइप का है, जैसे वैल्यू यहाँ पे रख के भी इसको और क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ा था, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ गया वो वाला एग्जाम्पल, हाँ जैसे कांस्टेंट फोल्डिंग या फिर क्या बोल रहा था मैं, एग्जाम्पल वाला कहाँ गया, वेट, नहीं नहीं ये नहीं था, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मैं बोलना चाह रहा हूँ वो ये भी नहीं है। अच्छा हाँ, यही तो है। तो जैसे कांस्टेंट प्रोपगेशन में क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या है, ए और बी की वैल्यू भी रख सकते हैं, बट हम लोग सिर्फ डेड कोड एलिमिनेशन के पार्ट को फोकस कर रहे हैं, इसलिए इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। सो डेड कोड एलिमिनेशन में क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या ए इक्वल टू 10, ए इक्वल टू 30 है, सो इस लाइन को हम लोग रिमूव कर देंगे और यहाँ 10 की जगह 30 कर देंगे। ठीक है, रिमूव में क्रॉस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंट ए इक्वल टू सीधा 30 स्टोर करा देंगे, और इंट हो गया बी इक्वल टू 20 हो गया, और इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। अगर यही सेम काम हम लोग करते कांस्टेंट प्रोपगेशन में, तो यहाँ पे क्या होता है, ए प्लस बी की वैल्यू 50 हो जाती है, तो सी इक्वल टू 50 कर देते, बट हम लोग कॉपी नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग फोकस उसमें कर रहे हैं। और एक दूसरा एग्जाम्पल भी हो सकता है, ये एग्जाम्पल अगर पहला था, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एक इफ़ कंडीशन है जिसके अंदर फॉल्स लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके अंदर कुछ कोड ऐसे लिखा हुआ है, तो ये क्या पूरा डेड कोड है, इसको रिमूव, क्योंकि फॉल्स कंडीशन कभी ट्रू होगी ही नहीं, तो यहाँ पे भी डेड कोड है, ये भी इसको भी एलिमिनेट कर देंगे, तो इफ़ पूरे इफ़ को एलिमिनेट कर देंगे। सो बस ये हो गया। और उसके बाद क्या, अब अगली हेडिंग डालते हैं। सो अब हम लोग क्या पढ़े, चौथा हो गया ना, फिफ्थ नंबर। सो फिफ्थ में हम लोग करने वाले हैं अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन।
सिंप्लीफिकेशन, तो एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन है। तो इसका एग्जांपल दे देते हैं। बोले भाई ये जो कुछ एक्सप्रेशन होगा उसको सिंप्लीफाई करना होगा, समझ रहे ना। जैसे मैथ वगैरह के एक्सप्रेशन हो गए या कुछ अलजेब्रा के हो गए। इंट ए इक्वल टू एक्स एस्ट्रिक 1 है, और इंट बी इक्वल टू वाई प्लस 0 है, इंट सी इक्वल टू वाई माइनस 0 है, या जेड ले लेते हैं, नया वेरिएबल ले लिया, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो वो करेंगे। तो अगर इसमें अलजेब्रिक एलिमिनेशन लगाएंगे तो क्या होगा, इंट ए इक्वल टू एक्स हो जाएगा, इंट बी इक्वल टू वाई हो गया, इंट सी इक्वल टू जेड हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे फिर अगला पार्ट क्या आता है, 6 नंबर पे आता है। ओके, मैं कलर चेंज करना भूल गया। तो यहाँ पे क्या, 6 नंबर पे आता है टेल रिकर्सन, टेल रिकर्जन एलिमिनेशन, ठीक है। तो जैसे रिकर्सन क्या होता है, हेड रिकर्सन और टेल रिकर्सन होता है। तो हेड रिकर्सन में क्या होता है, वो मैं एग्जांपल दे तो मैं एक्सप्लेन करता तो ज़्यादा समझ जाएगा, इससे तो मैं कुछ भी बोलता रहूँगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इंट एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम है फैक्ट नाम का, जिसके अंदर कॉल हो रहा है इंट एन हो रहा है, और एक रिजल्ट फंक्शन भी पास हो रहा है रिजल्ट, ठीक, ये हो गया। और इफ एन डबल इक्वल टू 0 है, रिटर्न, रिटर्न क्या करना है, सेमी कॉलन, रिटर्न रिजल्ट करना है, सॉरी, हाँ, रिजल्ट, रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। और यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न, रिटर्न फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, और रिजल्ट में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल इंटू n हो जाएगा। ये हम लोग का रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब इसी को रिटर्न कर देना है। सो अब इसमें क्या है, जो टेल रिकर्सन का, टेल रिकर्सन क्या हो रहा है, जो रिकर्सन वाला पार्ट है वो बेस कंडीशन के बाद आ रही है, यानी टेल में नीचे आ रही है, मतलब टेल में आ रही है। सो इस चीज़ को रिमूव करना है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ टेल रिकर्सन। तो यही है। तो जो टेल रिकर्सन है उसको हम लोग क्या, जब भी कोई टेल रिकर्सन आएगा तो हम लोग उसे कन्वर्ट कर देंगे हेड रिकर्सन में। सो इसे हेड रिकर्सन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। इजी होता है, बेस कंडीशन को ऊपर कर देना और उसको नीचे कर देना है। सो अगर ये चीज़ हम लोग को दिया गया तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था, हाँ, तो अगर ऐसे यहाँ पर रिकर्सन इंट फैक्टोरियल दिया गया तो यहाँ पे बार बार फंक्शन कॉल रिकर्सन हो रहा है, तो इससे क्या करते हैं हम लोग, लूप भी लगा सकते हैं। तो इससे क्या लूप लगा लेते हैं, इंट फैक्टोरियल इंट एन, और क्या था, इंट रिजल्ट है ना, आर ई एस, में रिजल्ट का पूरा से आर ई एस लिख रहा हूँ बस वो नाम के लिए, क्योंकि मेरे को बार बार लिखना पड़ रहा है। इंट हो गया। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, अब सीधा फैक्टोरियल के लिए हम लोग क्या कर प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो ये जो रिकर्सन हो रहा था इसको हम लोग क्या बोले, लूप से कर लेंगे। सो वाइल आई, सॉरी वाइल आई नहीं, एन है ना, एन नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब आ जाएंगे रेस इक्वल टू रेस एस्ट्रिक एन हो जाएगा। अब एन को क्या करेंगे, माइनस माइनस कर देंगे, एन इक्वल टू एन माइनस 1 हो जाएगा। और इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो हम लोग का रिकर्सन आ जाएगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आर ई एस, ठीक है। तो ये होगी, ये हम लोग क्या, टेल रिकर्सन मतलब वही टेल रिकर्सन को रिमूव कर देना है। क्योंकि रिकर्सन में क्या होता है, हम लोग स्टैक का यूज़ भी करते हैं, तो मेमोरी को स्टैक मेमोरी को भी एक्सेस करना पड़ता है, तो उसमें भी टाइम लगता है। सो ये चीज़ था। तो यहाँ से क्या है, हम लोग का मशीन डिपेंडेंट वाला कोड, सॉरी मशीन इंडिपेंडेंट वाला सेक्शन ख़त्म होता है। आप लोग आते हैं मशीन डिपेंडेंट में। सो अब हेडिंग डाल लेते हैं, मशीन डिपेंडेंट, मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले रजिस्टर एलोकेशन वाला यूज ऑफ एड्रेसिंग मोड है।
वो हम लोग CO में पढ़ेंगे, तो अभी यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है, तो हम लोग सीधा स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड पॉइंट जो हम लोग का था वो क्या था, पीप होल ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन, अगर स्पेलिंग गलत है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 का ए पार्ट है, तो 3 का ए पार्ट क्या था, रिडंडेंट रिडंडेंट लोड एंड स्टोर एलिमिनेशन। ठीक है, तो अब इसमें क्या है मैं लिख देता हूँ। अगर हम लोग x इक्वल टू वाई प्लस जेड दिया गया है, तो उसके इंस्ट्रक्शन क्या होंगे वो देखते हैं। तो अगर मशीन डिपेंडेंट वाले हम लोग को अगर 3 एड्रेस कोड में लिखना पड़ा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मूव वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वाई को जेड में मूव कर दो। ठीक है, ये हो गया। सॉरी सॉरी, जेड नहीं, सॉरी, रजिस्टर में स्टोर करना पड़ेगा ना, तो लेट से R0 कोई रजिस्टर है वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, यानी वाई की वैल्यू R0 में चली जाएगी। और फिर उसके बाद दूसरा कोड क्या आ जाएगा, मूव। अब जेड की वैल्यू भी क्या करेंगे, सॉरी मूव नहीं, ऐड करेंगे ना, सॉरी जेड की वैल्यू तो ऐड करना पड़ेगा। ऐड Z R0, तो R0 में क्या आ गया, यानी कि अभी R0 में पहले क्या था, वाई था, अब ऐड जेड परफॉर्म करने पर प्लस जेड हो गया। अभी R0 की वैल्यू जो है एक्स में करना है ना, तो अब आ जाएगा मूव, या R0 की वैल्यू को एक्स में मूव करना है, तो R0 से एक्स मूव हो जाएगा, यहाँ से एक्स इक्वल टू R0 हो गया। तो ये हम लोग को 3 एड्रेस कोड हो गया। ठीक है, इसको ये चीज़ हो गया। और मैं कहने क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी चीज़ को थोड़ा सा और एक लेवल अप करके फिर हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इस बार क्या है, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। इस बार हम लोग को एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया गया है। ए इक्वल टू बी प्लस सी है, और डी इक्वल टू ए प्लस सी है, ए प्लस ई दिया गया, सॉरी ए प्लस ई मान लेते हैं। ठीक है, सी नहीं, ई मानेगा, अलग वेरिएबल्स हैं। अगर ऐसा हम लोग कुछ कोड दिया गया और इसका हम लोग 3 एड्रेस कोड लिखेंगे, सबसे पहले क्या होगा, मूव बी कॉमा R0 होगा। R0 में हम लोग क्या, बी को मूव कर दिए। ठीक है, मूव में 3 टाइम्स लिखते हैं, और उसके बाद क्या ऐड करना है ना, सी को, यहाँ से ऐड हो जाएगा, सी को R0 में ऐड करना है, तो R0 में बी प्लस सी हो गया। और उसके बाद क्या मूव करना है, क्या R0 में मूव करना है R0 की वैल्यू को ए में, तो यहाँ से ए इक्वल टू R0 हो गया। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, मूव, अब इसके लिए ना ए की वैल्यू को R0 में मूव करना, तो ए की वैल्यू को R0 में स्टोर करना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे R0 इक्वल टू ए हो गया। ठीक है, और उसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या है, ऐड करना है किसको, ई को R0 में, तो यहाँ से ए प्लस ई हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मूव करना है जो रिजल्ट आया R0 को उसका ए में, उसका डी में स्टोर करना ना, डी में, तो यहाँ से डी इक्वल टू R0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें, तो ये वाले दो स्टेटमेंट, ये क्या हो जा रहा है, तो ये दो स्टेटमेंट जो है वो क्या है, हम लोग को बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब दो स्टेटमेंट क्या लिखने का कोई मतलब नहीं है, बार बार इस दोनों सेम ही चीज़ है, R0 को ए में कर रहा है, फिर ए को R0 में कर रहा है, तो ये ए इक्वल टू बी, फिर बी इक्वल टू ए कर दे रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसी को क्या बोल, इसी को हम लोग क्या करना है, रिडंडेंट। ठीक है, तो यह इसी को हम लोग क्या रिडंड कम करना, रिड्यूस करना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक क्या आता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन। सो हम लोग क्या पढ़ा, 3 का बी आएगा ना उसके बाद, तो थर्ड का बी आ गया, फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन, इसमें क्या होगा, वो एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो एक्चुअली दो पार्ट होते हैं, दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या होगा, अवॉइड करना होगा जंप्स को। ठीक है, ऑन जंप्स ऑन, तो यानी जंप्स ऑन जंप्स को क्या करना पड़ेगा,
इग्नोर करना पड़ेगा, इग्नोर मतलब अवॉइड करना पड़ेगा। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे एल, एक स्टेटमेंट है, एल में क्या हो रहा है, हम लोग जंप कर रहे हैं L1 में, ठीक है। तो उसके बाद कुछ और स्टेटमेंट होगा। अब L1 में क्या हो रहा है, अब हम L1 में हम लोग हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। सॉरी, JMP होता है, एस को कैपिटल में लिखते हैं, कोई ये कैपिटल में स्टेटमेंट होता है JMP, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आ जाए, JMP है। तो जंप कर रहे हैं L2 में, और फिर उसके बाद फिर कुछ स्टेटमेंट है। L2 में क्या हो रहा है, अब हम लोग जंप कर रहे हैं L3 में। तो ये वाली जो जंपिंग वाला है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करके बोल सकते हैं सीधा। L में क्या है, वो हम लोग कर रहे हैं जंप L3 में डायरेक्टली, क्योंकि L से L1 में जा रहा है, L से L1 से L2 में जा रहा है, L2 से L3 में जा रहा है, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं L से L3 में चले जाओ, सिंपल सा। अब दूसरा पार्ट क्या आता है इसमें, वेट, यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, वेट, ये क्या हो जाता है। तो दूसरा पार्ट क्या था, पहले तो अवॉइड जंप्स ऑन जंप्स हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या आता है, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। अब क्या एलिमिनेट करना है, डेड कोड, ठीक है, डेड कोड। तो अभी डेड कोड पहले तो मशीन इंडिपेंडेंट में देखे थे, अब डिपेंडेंट में देखते हैं। तो जैसे क्या है, हैश डिफाइन, अगर ऐसा कुछ कोड में दिया गया है डिफाइन x 0 है और if x 0 दे दिया, ठीक है। सो if x लिखा गया, 0 नहीं, if x है। और यहाँ पे जो भी कोड होगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे, डेट कोड, डेट कोड, ठीक है। तो वो हो जाएगा। तो ये कोड कोई मतलब नहीं है, पूरा कोड हम लोग क्या कर रिमूव कर देंगे। तो ये चीज़ था। और एक लास्ट पार्ट आता है 3 का C, जिसको हम लोग बोलेंगे थर्ड का C पार्ट। थर्ड का C पार्ट क्या है, यूज ऑफ मशीन फ्रीडम्स और इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन, ठीक है, वो हो गया। तो वही है, मतलब ऐसे इंस्ट्रक्शन को यूज़ करो जिनका एग्जीक्यूशन इजी हो, वही चीज़ है। तो अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई इक्वल टू आई प्लस 1 है। अब इसके लिए अगर हम 3 एड्रेस कोड लिखेंगे तो क्या होगा, मूव R0 कॉमा आई, ये आई कॉमा आर, जिस स्टाफ से लिख रहे तो वही लिखते हैं, मूव आई कॉमा R0। आई की वैल्यू क्या होगी, R0 में स्टोर होगी। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, मूव, या ऐसे ऐड लिखेंगे ना, एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या करें, ऐड करेंगे इसको R0 में 1 को ऐड करेंगे, नहीं 1 को ऐड करेंगे R0 में, ऐसा एस्ट्रीम, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद क्या था, अब मूव करेंगे किसमें, R0 की वैल्यू को आई में मूव करेंगे, जिससे कि आई इक्वल टू आई प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको करने का एक और तरीका अच्छा हो सकता है, जिसके लिए हम लोग के पास कौन से इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंक्रीमेंट INC एक इंस्ट्रक्शन होता है आई। अगर ये परफॉर्म कर देंगे, सीधा आई इक्वल टू आई प्लस 1 परफॉर्म हो जाता है, ओके। सो ये चीज़ था। और तो यहाँ से हम लोग क्या है, हम लोग का लास्ट फेज जो है वो भी ख़त्म होता है, ठीक है, जो हम लोग कोड ऑप्टिमाइजेशन वाला फेज था। इसके बाद एक फेज और आता है टारगेट कोड जनरेशन का, जो कि हम लोग के सिलेबस का पार्ट नहीं है, ओके। सो बट हम लोग का एक और टॉपिक रह गया है, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। सो हम लोग का लास्ट टॉपिक क्या है, वो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, लाइवनेस एनालिसिस। एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, और इसको कंप्लीट, अगर ये टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे हम लोग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसका मेन पर्पस क्या होता है। अगर इसका मैं पर्पस की बात करूं, तो लाइवनेस एनालिसिस का पर्पस क्या है, पहला रजिस्टर एलोकेशन, रजिस्टर को एलोकेट करना होगा। दूसरा क्या है, डेड कोड एलिमिनेशन, डेड कोड एलिमिनेशन, मतलब लाइवनेस वेरिएबल क्या है, जैसे हम लोग कोड में क्या होता है, मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, तो किस वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल हम लोग के लिए यूजफुल है, कौन सा नहीं है, किसको एलिमिनेट कर सकते हैं, जिससे हम लोग कोड ऑप्टिमाइज हो सके। और क्योंकि वेरिएबल को जब मशीन लेवल पर बात करते हैं, रजिस्टर पे वैल्यू को स्टोर करते हैं CPU वगैरह में, सो वो रजिस्टर का जो स्पेस होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
सो अगर एक भी रजिस्टर की वैल्यू अगर फ्री हो रही है तो हम लोग को उसको फ्री करके उसी का दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, उसको दूसरे पर्पज में यूज़ कर सकते हैं। तो वही को हम इस चीज़ को चेक करने के लिए, यानी कि हम लोग का क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल है वो कितना अलाइव है, तो इसके लिए लाइवनेस एनालिसिस होती है। तो इसके लिए अगर एग्जांपल देखें, तो अगर यहाँ बात करो, तो जैसे ये कोड हो गया है, ठीक है, यहाँ पे कोड का दूसरा लाइन है, ये कोड का तीसरा लाइन है, लेट से कोड का चौथा लाइन, ठीक है, ऐसे कुछ लाइन हम लोग को दिया गया है। तो यहाँ पे मैं लाइन नंबर भी डाल देता हूँ, फर्स्ट लाइन नंबर, सेकंड लाइन नंबर, थर्ड लाइन है, फोर्थ लाइन नंबर, ऐसे ऐसे हम लोग को दिया गया, ठीक है। और ये तो लेट से सेकंड लाइन नंबर में हम लोग का अगर लिखा गया है x इक्वल टू वाई प्लस वन है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे 4 रजिस्टर रखे हुए हैं, तो यहाँ पे मैं रजिस्टर भी बना लेता हूँ। एक रजिस्टर हो गया, ठीक हो गया से। और ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है। 4 रजिस्टर ऐसे हम लोग रखे हुए हैं, इनके नाम मैं लिख देता हूँ। ये लेट से R0 है, रजिस्टर R1 है, रजिस्टर R2 है, रजिस्टर R3 है। सो यहाँ पे जैसे वैल्यू क्या स्टोर है, ए है, बी है, सी है, डी अभी करेंटली स्टोर है, ठीक है। तो x इक्वल टू एक्स प्लस वाई आता है। सो इसमें क्या है, अब यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, नो एम्प्टी रजिस्टर, रजिस्टर फॉर वाई, तो वाई की वैल्यू के लिए कोई रजिस्टर नहीं है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग चेक करेंगे, लाइवनेस एनालिसिस करते हैं, उसके बाद क्या लेट्स से ए बी सी लाइव है, ठीक है। लाइन नंबर 2 पर जब हम लोग आए तब देखे कि ए क्या, मैं ठीक से लिखता हूँ, ये क्या अभी लाइव है एट लाइन नंबर 2। तो लाइन नंबर 2 में चेक करते हैं, तो लाइन नंबर 2 जब हम लोग पहुंचे तो हम देखें ए बी सी का लाइव है। लाइव होने का मतलब क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं लाइव मतलब यूजफुल है, एक तरह से मान लेते हैं, ठीक है। उसका आगे जरूरत पड़ेगी। फिर डी डी अगर हम लोग देखते हैं, डी क्या डेड है, हम लोग ने पाया ए बी सी क्या लाइव है और डी डेड है, तो हम लोग क्या करेंगे, डी की जगह क्या हम लोग रिमूव करेंगे और यहाँ पे वाई को स्टोर कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, R3 में वाई की वैल्यू स्टोर कर देंगे। सो यही होता है लाइवनेस एनालिसिस। अब हम लोग को पता अगर हम लोग लाइवनेस एनालिसिस ना करते तो हम लोग पता नहीं चलता R0 R1 R2 R3 में कौन सा किस रजिस्टर की वैल्यू हम लोग के लिए डेड है, किस रजिस्टर की वैल्यू डेड नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ था। अब ये कैसे हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा वेरिएबल लाइव है कौन सा नहीं है, उसके लिए हम लोग एक थोड़ा सा थ्योरी और या फिर रूल्स वगैरह लिख लेते हैं, या डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, डेफिनेशन ऑफ अ लाइव वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी एक डेफिनेशन है, अ वेरिएबल इज said as a id ना, said to be live at a statement, ठीक है, if it is used in the statement, ठीक है। ये यानी कि कोई वेरिएबल लाइव है, कब तक लाइव है, अगर वो स्टेटमेंट यूज हो रहा है तो वो स्टेटमेंट तक के लिए लाइव है। तो इसका एक और क्या बोल सकते हैं हम, डेफिनेशन होती है, इसको मैं और करके अगर लिखूं तो यहाँ पे आ जाएगा, वी से that a variable v is live
at a statement and if there exist क्या एग्जिस्ट करता है, पाथ कैसा, इन द कंट्रोल फ्लो ग्राफ ग्राफ, ठीक है, फ्रॉम लाइन n टू अ स्टेटमेंट, ठीक समझ लेते हैं, स्टेटमेंट इन such that v is used in m and for each n less than v less than m हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, v belongs to, so it does not belong to definition of k, ठीक है, सो ये डेफिनेशन है। तो पहले वाली डेफिनेशन का अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, तो पहले वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या, अगर a इक्वल टू बी प्लस सी है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ दिया गया है, सो यहाँ पे जो b प्लस सी है ये क्या है, लाइव है, एंड a इक्वल टू, तो a क्या है, डेड है, ठीक है, सो वही अवेरिया सेट टू बी लाइव एज ए स्टैंड इफ इट इज यूज, कि यूज क्या हो रहा है, बी एंड सी का यूज करके हम लोग ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, सो ए क्या है, डेड है, और बी एंड सी क्या, लाइव है। अब आते हैं दूसरे डेफिनेशन पे, तो दूसरे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, और दूसरे इसके हिसाब से क्या है, जैसे हम लोग का यहाँ पे एन से एन स्टेटमेंट है, ठीक है, और एन स्टेटमेंट के बाद एम स्टेटमेंट में पहुँचते हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ए इक्वल टू लेट से बी प्लस वन है, और यहाँ पे अगर बी कभी भी डिफाइन नहीं हुआ है, ठीक है, इफ यहाँ पे लिख देते, इफ बी इज नॉट डिफाइन इन दिस सेक्शन, ठीक है, अगर इस सेक्शन बी डिफाइन नहीं हुआ तो क्या होगा, देन बी इज लाइव, ठीक है, यहाँ पे बी लाइव होगा। तो अभी बहुत सारी कन्फ्यूजन हुई होगी, तो एक काम करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे क्या होगा, क्लियरिटी आ जाएगी। तो अब एग्जांपल क्या ले लेते हैं, लेट से a इक्वल टू, ठीक है, इसको यहाँ से ले लेते हैं, अच्छे से लेते हैं, तो हम लोग कोड लिखा हुआ है, पहला कोड क्या है, v इक्वल टू 1 है, और 2 इक्वल टू, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, z इक्वल टू v प्लस 1 है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, x इक्वल टू z एस टी v, और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, y इक्वल टू x प्लस z है, फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है, w इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z है, और सिक्स्थ स्टेटमेंट क्या है, u इक्वल टू z प्लस 2 है, ओके, और सेवेंथ स्टेटमेंट क्या है, v इक्वल टू u प्लस w प्लस y है, और लास्ट में एट स्टेटमेंट दिया गया, हमें क्या करना, रिटर्न करना है v एस्ट्रिक u को। तो अब इसमें देखते हैं कि किस स्टेज पे कौन सा वेरिएबल लाइव है, कौन सा वेरिएबल डेड है। तो इसके लिए क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। ऑलराइट, तो इस बार मैंने थोड़ा गंदे टेबल बना लिए, बट ठीक है, काम भर का बन गया है। अब देखते हैं कैसे इसको टेबल को फिल करना। टेबल को फिल करने से हमें पता चल जाए कौन सा वेरिएबल किस स्टेज पे लाइव है, कब डेड है। सो पहले हम लोग फर्स्ट स्टेट में आते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं और उसमें एक्स को देखते हैं। एक्स क्या, फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद देखते हैं। एक्स का पहले अगर पहले डिक्लेयर होगा, ठीक है, तो क्या होगा, डेड होगा। अगर पहले यूज होगा तो अलाइव होगा। तो यहाँ पे आते हैं, क्या एक्स की वैल्यू क्या है, इसके वी वाले स्टेटमेंट की, यानी पहले स्टेटमेंट के बाद एक्स का पहले यूज हो रहा है। सो यूज बोला, पहले एक्स की वैल्यू का असाइन किया जा रहा है, उसके बाद उसका यूज हो रहा है। तो एक्स हमारे लिए क्या है, डेड है, ठीक है।
अब आते हैं फर्स्ट के वाई वाले सेक्शन में। फर्स्ट स्टेटमेंट में अभी हम लोग को वाई को चेक करना है। सो वाई अगर पहले यूज होगा तो हम लोग के अलाइव होगा, पर पहले डिक्लेयर होगा या असाइन होगा उसमें को वैल्यू, तो हम लोग के डेड होगा। तो यहाँ वाई की वैल्यू पहले असाइन कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग पर डेड है। अब आते हैं जेड पे। तो जेड की यहाँ पे वैल्यू क्या है, सबसे पहले असाइन हो रही है, ठीक है, तो जेड भी हम लोग के लिए क्या डेड हो जाएगा। अब यू पे आते हैं। तो यू पे क्या है, सबसे पहले यूज देखते हैं। सबसे पहले यू कहाँ पे है, उसके बाद इधर यू नहीं, इधर यू 6 नंबर पे आ रहा है। तो 6 नंबर पे यू का क्या है, असाइन किया जा रहा है, यूज़ नहीं किया है। तो अभी फिलहाल के लिए यू हम लोग के लिए डेड हो जाएगा। अब वी की बात करते हैं। सो वी कहीं आ रहा है, हाँ वी यहाँ पे आ रहा है। वी का क्या है, हम लोग का यूज़ कर रहे हैं, सॉरी वी तो यहाँ पे आ रहा है। सो पहले वी तो पहले स्टेटमेंट है। सो वी का क्या है, असाइन कर रहे हैं, तो असाइन कर रहे हैं तो ये भी डेड हो जाएगा। अब इससे डब्लू पे। सो डब्लू पर आते हैं। डब्लू चेक करते कहाँ है, हाँ डब्लू यहाँ पे है, ठीक है। सो डब्लू यहाँ पे है, तो डब्लू का पहले असाइन हो रहा है तब यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे असाइन हो रहा है, तो ये भी हम लोग का डेड होगा। तो इस तरह पूरी टेबल भरी जाएगी, ठीक है। तो दूसरे वाले स्टेटमेंट पे आते हैं, ठीक है। अब दूसरे वाले स्टेटमेंट में आ गया। एक्स को चेक करते हैं। अब एक्स क्या है, सबसे पहले असाइन हो रहा है, ठीक है, तो ये हम लोग के लिए डेड हो जाएगा। अब दूसरे वाले से वाई पे आते हैं। सो वाई पे देखते हैं क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, और सॉरी दूसरे स्टेटमेंट से बाद वाई कब आ रहा है, वाई फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर पे असाइन हो रहा है, तो अभी क्या है, डेड है। अब जेड पर आते हैं। जेड तो यहीं पे असाइन हो रहा है, तो जेड तो ऑलरेडी डेड है। वी है, वी का यूज हो रहा है, सो यू है, यू को चेक करना है। उसके बाद यू 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 कहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो यू पहले असाइन हो रहा है, उसके बाद यूज हो रहा है, तो ये हम लोग का डेड है। और वी की बात करें, वी तो यहाँ पे यूज हो रहा है, तो वी तो अलाइव है या लाइव है। और डब्ल्यू भी क्या है, यहाँ पे डेड रहेगा, डेड है। तो इस तरह मैं क्या करता हूँ, टेबल भरता हूँ। तो अब इस बार स्पीड में चेक करते हैं हम। तो अगर एक्स को देखें, एक्स थर्ड नंबर पे है ना, एक्स क्या है, यहाँ पे डेड है, ठीक है। वाई को देखें तो वाई क्या थर्ड में और फोर्थ में दोनों में ही डेड रहेगा। क्यों, क्योंकि थर्ड, अगर थर्ड पे फोर्थ में क्या हो रहा है, असाइन हो रहा है, तो फोर्थ तक तो एटलीस्ट डेड रहेगा, तो डेड वाला फिल कर दिया मैंने। अब जेड पे आते हैं। जेड क्या यहाँ पे यूज हो रहा है, तो जेड तो यहाँ पे अलाइव है, यहाँ पे मैं लाइव कर दिया जेड को, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद क्या, यू पे आते हैं। यू पे थर्ड नंबर पे यू पे आते हैं। सो यू 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 यहाँ पर 6 नंबर, यूज 6 नंबर पे क्या आ रहा है, असाइन हो रहा है, यानी कि यू जो है 6 नंबर तक डेड रहेगा। तो यहाँ पे डेड है, यहाँ पर डेड है, यहाँ पे डेड है, यहाँ पे डेड रहेगा, ये हो गया। और वी पर आते हैं। सो वी क्या थर्ड नंबर पे अलाइव है, तो लाइव है। अब डब्ल्यू पे आते हैं। डब्ल्यू क्या, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों में ही डेड है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो तीनों में ही डेड है, ठीक है। अब आते हैं फिर फोर्थ में एक्स को देखते हैं। सो फोर्थ में एक्स को देखते हैं, एक्स का यूज़ कर रहे हैं, तो एक्स क्या लाइव है। सिमिलरली जेड भी क्या हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। अब फोर्थ में वी को देखते हैं। फोर्थ के बाद वी कब आ रहा है, वी आ रहा है, वी आ रहा है, वी आ रहा है, वी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो वी हम लोग के लिए क्या है, लाइव है, ठीक है। क्या मैं कह रहा था, एक सेकंड में कुछ गड़बड़ कर दी, सॉरी, वी यहाँ पे क्या असाइन हो रहा है ना, तो वी क्या है, डेड है। यानी कि फोर्थ नंबर में फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन सब में क्या वी डेड है, तो वी जो है फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया, सेवन्थ हो गया, वी पूरा डेड रहेगा, ठीक है, ये हो गया। और ठीक है, तो फोर्थ वाला कॉलम फिल हो गया। फिफ्थ वाले में आता है। फिफ्थ में एक्स को देखते हैं। फिफ्थ में एक्स क्या है, यूज हो रहा है, तो अलाइव है। और वाई भी यूज हो रहा है, तो अलाइव है। जेड भी अलाइव हो जाएगा। और फिफ्थ वाला कॉलम फुल होता है। सिक्स वाले में आता है। सिक्स को देखते हैं, तो इसमें क्या है, यू को देखते हैं। सिक्स में सब एक्स को देखते हैं ना, एक्स इसके बाद क्या नहीं है, तो एक्स क्या डेड है। इसके बाद एक्स नहीं, तो एक्स के पूरा कॉलम में डेड डेड हो जाएगा। और उसके बाद क्या, वाई वाले को देखते हैं। वाई वाले में सिक्स के वाई में देखते हैं। सिक्स स्टूडेंट वाई आ रहा है, वाई नहीं आ रहा, तो वाई भी डेड है, वाई भी डेड है, वाई पूरे में डेड है। सिमिलरली अब आते हैं जेड पे। हाँ, सिक्स में जेड अलाइव है, तो जेड अलाइव हो जाएगा। और डब्लू को देखते हैं। सो डब्लू क्या है, यहाँ पे यूज हो रहा है, तो डब्लू क्या अलाइव है, समझा है कि नहीं। डब्लू सिक्स स्टेटमेंट के बाद यूज हो रहा है, तो डब्लू अलाइव हो जाएगा। और ठीक है, तो उसके बाद क्या, आप 7 नंबर पे जेड को देखते हो, क्योंकि एक्स और वाई का कॉलम फिल कर चुके, अब जेड की बारी। 7 नंबर पे जेड आ ही नहीं रहा कहीं पे, सो जेड डेड है, जेड पूरा डेड है, जेड का कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद यू पे आते हैं। यू पे यहाँ पे क्या है, 6 नंबर पे क्या हो रहा है, यू हम लोग का असाइन हो रहा है, तो 7 नंबर पे है ना, 7 नंबर पे यू का यूज़ हो रहा है, तो यू क्या अलाइव है, तो लाइव है। और डब्ल्यू भी क्या अलाइव है, और वाई भी सॉरी अलाइव होगा ना यहाँ पे। एक सेकेंड, वाई भी यहाँ पे अलाइव होगा, ठीक है, ये हो गया।
और एक से मैं थोड़ा गलती कर दी सर, यहाँ पे 6 का वाई देखते हैं, 6 नंबर पे भी वाई अलाइव होगा, ठीक है सॉरी, मैं इसमें जल्दी थोड़ी गड़बड़ करके 6 नंबर के बाद वाई का यूज़ हो रहा है, असाइन नहीं कर रहा है मैं, वो देखा वाई यूज़ नहीं, यूज़ है वाई यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब लास्ट कॉलम में आता है, लास्ट कॉलम का यू और बी अलाइव होंगे, बाकी सब डेड होंगे, तो ये अलाइव बाकी सब डेड है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने अलाइव वेरिएबल आ रहे हैं, तो हम लोग को यही से क्वेश्चन पूछा है, नंबर ऑफ अलाइव वेरिएबल कितने हैं। तो सबसे पहले यहाँ 4 और 5 में एक्स आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये आ रहा है, 3 हो गया। और इधर कितने 1 2 3 4 का यहाँ पे एक सेट बन जाएगा, ये अलाइव है। और इधर क्या है, ये अलाइव है। और इस कॉलम में क्या है, यहाँ पे एक अलाइव है और यहाँ पे 2 अलाइव है, ठीक है। मैं ये सेट नहीं कर रहा, मैं बस ऐसे हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, कहाँ कहाँ पे अलाइव वेरिएबल है। तो हम लोग क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि 6 स्टेटमेंट में कितने अलाइव वेरिएबल हैं, तो एक्स कितने स्टेटमेंट में अलाइव है, किसमें कितने स्टेटमेंट डेड है, ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो बस यहाँ पे हम लोग का क्या है, कंपाइलर डिज़ाइन ख़त्म होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं खूबसूरत सा दी एंड, ठीक है। और एंड करने के साथ साथ मैं एक और स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। सबसे हम लोग का इंपॉर्टेंट क्या है, 90% सिलेबस से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं पार्सर से हैं। तो पार्सर में क्या होता है, CLR1 जो होता है सबसे पावरफुल पार्सर होता है, LALR से LALR1, ठीक है। और उससे ज़्यादा पावरफुल कौन, उससे कम पावरफुल कौन होता है, SLR होता है, SLR1 हो गया। और उससे बात क्या होता है, LR0 होता है, ठीक है। तो ये क्या जो हम लोग टर्म बता रहे पावर के टर्म में, ठीक है, पावर, ठीक है। बस ऐसे स्टेटमेंट हमने लिख दिया, ओके। तो बस यहाँ से हम लोग का सेकंड सब्जेक्ट कंपाइलर डिज़ाइन भी एंड होता है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीक तो नहीं, मैं भी अभी 1 2 वीक क्या है, TOC का PYQs चल रहे हैं। सो TOC के PYQs जब भी कंप्लीट होते हैं तो उसके अगले दिन, अगले वीक से हम लोग कंपाइलर डिज़ाइन का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ सही रहेगा। बस, तो बस क्या करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये सीरीज यहीं पे एंड होती है। कल कल कौन सा दिन है, हाँ कल हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क रिवाइज करने वाले हैं। कल एक कौन सा दिन है मैं चेक कर लेता हूँ, आज कौन सा दिन है, वेट, फ्राइडे है ना, ओके कल सैटरडे है ना। हाँ तो कल हम लोग कंपाइलर डिज़ाइन नहीं करने वाले, इस वीक में हम लोगों ने पूरा कंपाइलर डिज़ाइन को ही दिया 4 दिन, जो 4 से 5 दिन जो भी पढ़ा हम लोगों ने, हम लोगों ने कंपाइलर डिज़ाइन को ही दिया, पूरा कंपाइलर डिज़ाइन खत्म हो चुका है हम लोग का। अब कल क्या है, हम लोग TOC का PYQ सॉल्व करेंगे, कल और परसों TOC का PYQ सॉल्व करेंगे। और मैं मॉक टेस्ट देने को सोच रहा था, पर फिलहाल के लिए मैं कोई मॉक टेस्ट नहीं दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास मॉक टेस्ट का एक्सेस शायद नहीं है। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब रिवाइज कर लें, अब जब नया मॉक टेस्ट कोई लॉन्च होगा तो हम लोग बाय करेंगे। और बस, तो कल क्या है, TOC का PYQ सीरीज है, तो लास्ट में हम लोग PDA स्टार्ट किया था, तो उसके कुछ क्वेश्चन हो गए थे, या शायद कंप्लीट भी हो गया था मेरे ख्याल से, या थोड़ा सा बाकी है, जो भी मेरे को याद नहीं है, तो मैं देखूंगा उसको, तो उसे कंटिन्यू करेंगे। तो 2 दिन हम लोग TOC का PYQ सॉल्व करेंगे, क्योंकि TOC का रिवीजन एक बार हम लोग कर चुके हैं। अब इसके बाद क्या हम लोग कंपाइलर डिजाइन का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो बस इस सीरीज में जुड़े रहने के लिए आपको थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेसन, आप लोगों ने भी कंप्लीट कर लिया कंपाइलर डिजाइन को। बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, हैव अ नाइस